ऑलराइट पीपल, वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सभी? फ़िलहाल भाई गांव में काफ़ी दिन बाद देखने को मिल रहा है माहौल। बाइक निकाल रखी थी आज, और आज हम देखने जा रहे हैं अपना बॉर्डर एरिया पे कुछ काम है, फ़िलहाल उसको निपटाएंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे GT 650 2024-23 का ये अपडेटेड मॉडल है। 1 साल इसको होने वाला है। दी ऑनेस्ट 1 ईयर रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैं भी परेशान हूँ इस बाइक में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैं काफ़ी खुश हूँ। मतलब कि प्रॉपर 1 साल में इसने मेरे को क्या क्या दिक्कतें दी या फिर क्या क्या मैंने झेला, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से करते हैं एक सिनेमैटिक, उसके बाद आते हैं सीधा मेन टॉपिक पे। बस ज़्यादा मत डालियो, बाहर छलकता फिर तेल इसमें। ऑनलाइन करोगे क्या ऐसे? बस मीडियम से करोगे? नंबर 1, अगर हम बात करें इस बाइक का सस्पेंशन वगैरह या कंट्रोल वगैरह या फिर एक मतलब कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं, वो चीज़ इस बाइक पे ये सारी चीज़ें मैं ऐसे इंक्लूड करके बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा इस पे एक्सीडेंट भी हो चुका है, और उसके अलावा मैंने डेंजरस से डेंजरस रोड इस बाइक पे ट्रैवल कर चुका हूँ। नॉट इन द सिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द लद्दाख एंड मैनी ऑफ अदर हिमालय एरियाज। मतलब जो एक क्लिफ पे चलते हैं ना, मतलब एक पहाड़ के कोने पे, रिस्की लेवल जहाँ पे तगड़ा रहता है। और दूसरा फिर ब्रेक पे ही टोटल आप डिपेंड रहते हो, कि हाँ भाई ब्रेक लगेंगे तो आप जिंदा रहोगे। और इसमें जो ABS वाला सिस्टम वगैरह है उसको भी लेके भाई सिंपल सी मैं मतलब देसी भाषा में समझाऊंगा। अपन हरियाणवी में, भाई हरियाणवी मेरी टच निकलती रहती है, तो जिसको समझ में आए बात वो ठीक है, अदरवाइज आप कमेंट में पूछ सकते हो कोई भी अगर वर्ड ना समझ में आए तो क्लिफ पे जैसे हम चल रहे थे, तो क्लिफ पे एक कॉन्फिडेंस लेवल भी मैटर करता है एक राइडर का, कि हाँ भाई उसका बाइक पे कंट्रोल है, विश्वास है या नहीं। तो उस चीज़ को लगा लो, हम उसको बोल सकते हैं कि बैलेंस, या फिर इस बाइक का रोड प्रेजेंस, या फिर इस बाइक का लगा लो आप वेट को भी एक मेज़र करके कि बहुत भारी लगती है चलाने में। अगर इस बाइक ने मतलब एक्सीडेंट के बाद कभी कभी जैसे अगर भगाते हैं ना स्ट्रेच पे, मतलब स्ट्रेट बिल्कुल, तो 140 तक बिल्कुल आप मतलब निडर रहोगे। 140-50 तक आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। बट जैसे ही आप 150-160 पकड़ोगे ना, 160 पे इतनी तगड़ी हवा लगती है, मतलब इसका भी कोई यूज़ का मतलब मज़ा नहीं आता फिर, समझे? हवा को बिल्कुल भी ये एक ऊपर से बोलते हैं ना, काट नहीं पाता, तो डायरेक्ट हवा आपको हिट करती है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल उस टाइम पे डाउन हो जाता है गाइस 160 की स्पीड के बाद। और ये बाइक उससे ऊपर भी चढ़ती है, ये डन है। अगर आप ले रहे हो 2024 में, तो ये बाइक 160 की टॉप स्पीड दिखाती है, बट उससे ऊपर भी जाती है, ये डन है, समझ गए? अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे मेरी बाइक नहीं चलती, ये वो तो भाई सबकी बाइकों का चलाने का तरीका अलग होता है, सबकी बाइकों की कंडीशन अलग होती है, मेंटेनेंस अलग होती है। आप अपनी बाइक को रेंद मार के रखते होगे बिल्कुल, तो मैं कुछ नहीं कह सकता उस चीज़ में। तो फिलहाल दूसरी चीज़, इस बाइक की माइलेज भाई ये लगा लो कि साल भर हो गया, साल भर में मैंने तकरीबन वो पता नहीं लगने देता इसका टैंक क्यों नहीं पता लगने देता? जिनके पास GT है वो इस चीज़ को महसूस करेंगे। और ये एक तरह का ना फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान आपकी जेब पे पड़ेगा, फ़ायदा आपको पता नहीं लगेगा।
कि आपकी जेब पे नुकसान पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने टैंक फुल करवाया है इसका, ये रिजर्व में इसका ये मीटर टिम 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 कर रहा था फ्यूल वाला। तो अभी मैंने टैंक फुल करवाया 864 रुपये में ये फुल हो गई। और 864 रुपये में, अरे देखो 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 बदतमीजी देखो इनकी, क्या करें भाई। तो चलो अपने मुद्दे पे आते हैं। 864 रुपये में प्रॉपर बाइक ये लगा लो कि फुल हो चुकी है। दूसरा डिमेरिट इसका, आपकी जेब पे मतलब धीरे धीरे निकलेंगे ना जब पैसे, मतलब एकदम से बड़ा अमाउंट नहीं निकलेगा लेकिन धीरे धीरे निकलेगा, तो उस धीरे धीरे में आपको पता नहीं लगेगा कि ये बाइक बहुत ज़्यादा आपका एक्सपेंस खा रही है। तो और एक दिक्कत और तगड़ी है भाई, ऑनलाइन दिखाता है आपकी 22 की एवरेज, 24 की एवरेज, 25-26 की एवरेज भी ऑनलाइन ये दिखाती है ऑनलाइन। बट जब आप इसको लेके आते हो ना घर पे, तब 12 की तो मिनिमम एवरेज ये देगी लोकल में, 12 से 14, ज़्यादा से ज़्यादा 15 भी पकड़ के चलो कि 15 तक दे देगी लोकल में। हाईवे पे देगी ये 20 से 22 की एवरेज। पहाड़ों पर अगर आप चला रहे हो तो भी ये लगा लो कि आप इतने ही एवरेज, मतलब ये देगी 20-22, एवरेज नहीं तोड़ेगी पावर की वजह से, ठीक है। ये फ़ायदा है इसका। तो ये बाइक लेने में मतलब यार कंफ्यूज्ड मैटर वाला सिस्टम है कि मैं आपको सजेस्ट करूं या ना करूं, क्योंकि एक शौक वाली चीज़ वाला एक मैटर हम रख सकते हैं कि भाई शौक है तो ले लो, अगर शौक नहीं है तो 4 लाख में वेरिएंट और भी आते हैं, सामान और भी आते हैं, तो आप उन पे जाएं, जीटी पे ना जाएं, समझे। इस घोड़े को सिर्फ मैं शौक के लिए डिफाइन कर पाऊंगा। डेली वेजेस पे आप नहीं चला सकते, जैसे डेली ऑफिस गए, डेली आए, ये वो ब्रांड मंगाना। महीने में मान लो बढ़िया से 20 किलोमीटर अगर आपको जाना है ड्यूटी पे, तो महीने का मानो आप 20 या 60, 600 किलोमीटर, 600 भी क्यों, डबल हो जाएगा ना, 20 आना 20 जाना, तो 40 4 थी 1200 किलोमीटर। और 1200 किलोमीटर भी ये लगा लो कि इसका एक टाइम के बाद मतलब सारी चीज़ें करना, क्लच प्लेटें वगैरह या फिर सब कुछ मैनेज करना, एक्सीडेंट हो गया तो उसमें भी। और हाँ एक चीज़ हो रहा भाई, वो मुश्किल हो जाता है। वैसे उस टॉपिक पे बताऊँ, देखो जॉब पे डेली ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है इसके एक्सपेंस को देखते हुए। तो हाँ, एक इसकी बेटर चीज़ ये है कि भाई इसका वेट, भाई साहब इतना भारी वजन है, अगर मैं ये बाइक ठुक जाए ना कहीं पे, मतलब बढ़िया स्पीड में, आधी घुस जाएगी उस बाइक के अंदर। ये लगा लो गोली, बुलेट जिसे बोलते हैं ना, बुलेट इस मटेरियल को डिफाइन सही करती है। उसका तो नाम पता नहीं क्यों धर दिया है कंपनी वालों ने 350 क्लासिक या फिर स्टैंडर्ड का, बट उसका नाम इस पे जचता है। ये घुस जाकर, मैं अभी ये देखो, ये आगे जा रही है आल्टो, या फिर ये लगा लो फोर्ड इको स्पोर्ट, ये बाइक आपके अंदर घुस जाएगी भाई बहुत बढ़िया तरीके से, इतनी भारी है। और दूसरी चीज़, इसका जो टॉर्क है और ये लगा लो एक इनिशियल पावर है, वो इसको रोकेगी नहीं पीछे, बिल्कुल मक्खन की तरह से चलती चली जाएगी। बहुत तगड़ी पावर वाला सिस्टम है इसका। तो फिलहाल कुछ बातें करेंगे हम, कुछ पॉइंट्स करेंगे क्लियर प्लॉट पे। फिलहाल मैं जा रहा हूँ एक ज़रूरी काम, थोड़ी सी बाइक को भगाते हैं और पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। 1-2 पॉइंट वो भी क्लियर करूँगा आपके बहुत जल्द, ठीक है। एक बार बढ़िया से स्पीड का मज़ा लो, आ जाओ।
और वाई पीपल, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं सिंगू बॉर्डर। और सिंगू बॉर्डर के ताज़ा हालात वगैरह मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे हैं। एक ये राइडर भाई रुका हुआ है यहाँ पे, 250 सीसी KTM। और अब हम कैप्चर करने वाले हैं यहाँ का माहौल। भाई वैसे तो जाम लगा हुआ है ज़बरदस्त, क्या बात है, निकलेंगे कहाँ से लेकिन हम तो बोल तो रहे थे कि यार बॉर्डर वगैरह खुल गया, बट खुला हुआ है लेकिन जाम वगैरह वाली स्थिति अभी आप देख सकते हैं कैसा क्या है। फ़ोन आ चुका है मेरा एक, वो उठा लेता हूँ पहले। और भाई पीपल, फिलहाल प्रॉपर हम सिंगू बॉर्डर पे नहीं पहुँचे हैं। सिंगू बॉर्डर से हल्का सा पीछे एक कट लगता है सिंगू गांव की तरफ जाने वाला, वहाँ पे पहुँचे हैं। और देख सकते हो हर जगह भाई जाम ही जाम है, गाड़ी लगी हुई है डबल, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन का जाम है। और हम धीरे धीरे से निकाल रहे हैं अपनी बाइक को। बाकी देखो यार कहाँ तक निकल पाएंगे कहाँ तक नहीं। मैं गाड़ी इसीलिए नहीं लाया, बाइक इसीलिए लाया इसी जाम के चलते। मेरे को भी कंफर्म नहीं था कि जाम इतना तगड़ा मिलेगा दिन के टाइम पे। अब हम बात करने वाले हैं इसके मोड्स के बारे में कि मोड्स हम क्या क्या करवा सकते हैं, या फिर साल भर में आप क्या क्या चीज़ें इसके बारे में फील करते हो कि क्या आपको ज़रूरत है। ज़रूरत सिर्फ एक चीज़ की मुझे लगी अभी तक, आता इसमें बहुत कुछ है, लेग गार्ड वगैरह, या फिर लगा लो कि विंडशील्ड एक अलग तरह की आती है, साइड में इसके पैनियर वगैरह वो वाला सिस्टम आता है। उसके बाद लाइटें दुनिया ने अलग अलग लगवा रखी हैं वो गोल गोल करके, या फिर इसका बैक इसका कटवा रखा है कैफ़े रेसर बनाने के लिए। तो भाई इसका स्टॉक मॉडल आता ही ये कैफ़े रेसर है, तो इसको कटवाने पिटवाने की ज़रूरत क्या है। सेकंड वन, कुछ लोग इसका मडगार्ड उतार देते हैं, वो भी मुझे एक बेतुका लगा, छपरी बना लगा एक तरह से प्रॉपर। तो मैंने भी एक बार ट्राई किया था, बट मुझे बिल्कुल भी लिटरली बताऊं बहुत बेकार लगी थी देखने में, तभी मैंने अगले दूसरे मिनट में ये वापस लगा दिया था। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसका सिर्फ एक ही मोड करवा रखा है, जो कि है इसके एग्जॉस्ट मैंने बहुत सोच समझ के मंगवाए थे। जो कि अगर एग्जॉस्ट में बात करें, एक ही वीडियो में प्रॉपर ज्ञान दे दूंगा इसका मैं। एग्जॉस्ट की अगर बात करें तो एक इसका आता है क्रैकलिंग साउंड, ये उससे ऊपर है थोड़ा सा बेसी और क्रैकलिंग। इससे ऊपर एक आता है जिसे बोलते हैं 103 AEW मॉडल, जो कि इसका बेस का वेरिएंट है। उसमें ग्लास वुल बहुत प्यारी मिलती है, बहुत एक रिफाइनमेंट के साथ वो साउंड निकालती है। उसके कंपैरिजन में अगर लोगे तो इसका गुरसेवक का एक एग्जॉस्ट आता है, वो बेस का साउंड निकालता है बस, इसमें और कुछ नहीं है। फिलहाल इसके 1-2 पॉइंट्स हो रहे हैं, वो हम बात करेंगे घर जाके। फ़िलहाल काम निपटा लेते हैं एक। वो फिलहाल अगर हम बात करें इसकी पूरे मतलब कंसेप्ट की, देखो मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका वेट मैनेजमेंट हो गया, या फिर आप लगा लो कि इसका एवरेज वगैरह, या फिर इसका मतलब एक बैलेंस या कॉन्फिडेंस वगैरह, वो आप 160 तक ही होल्ड कर सकते हो। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड आपकी 200 तक दी गई है, और जो कि ये क्लैरिफाई करती है आफ्टर पावरट्रॉनिक सिस्टम। पावरट्रॉनिक जब आप डालते हैं इसमें, उसके बाद ECU को रीमैप करा जाता है थोड़ा सा, उसके बाद ये बाइक हवा से बातें करती है। बट एक ट्रस्ट इशू या फिर एक कॉन्फिडेंस इशू रहता है, ये बाइक स्टेबल नहीं हो पाती हवा की वजह से, लगा लो, या फिर थोड़ा कुछ भी वेरिएंट लगा लो, एनीथिंग, मतलब हल्का फुल्का भी इस पर अगर प्रेशर पड़ा आगे हैंडल पे, तो फिर ये बाइक आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, वोबल करेगा हैंडल और फिर होगा एक्सीडेंट। तो वो चीज़ है भाई एक, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इस बाइक के बारे में। इस बाइक को लेने के बाद बहुत से लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, पूरा इसका स्ट्रक्चर देखने के बाद उनका क्वेश्चन सेम था कि 4 लाख रुपए की अगर मैंने लगाए हैं तो वो इस बाइक में दिखता है या नहीं दिखता है, समझे। तो वो क्वेश्चन मैक्सिमम रहता है। 4 लाख रुपए लगाने के बाद तो बंदा किस तरह डिफाइन करे कि हाँ भाई इस बाइक में 4 लाख रुपए लगे हुए हैं, 4.5 लाख जो भी हैं, तो डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। और सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि क्यों 4 लाख रुपए इस बाइक पे लगाए। तो इस क्यों का आंसर भाई मैं भी फाइंड कर रहा हूँ, अगर मिले तो मुझे भी बताना। बाकी मुझे इसका साउंड पसंद है इसलिए मैंने ली थी, और इसका क्रैकलिंग साउंड एक अलग ही लेवल का आता है, बहुत अलग लेवल का। इसके वजह से पीछे से ना ये नंबर ख़राब हो रखे थे, पूरा ये
पेंट वगैरह उतरा पड़ा था, सारा मैंने स्केच से दोबारा बनाया मार्कर से, लेकिन अच्छा बना हुआ है ना, पूरा प्योर ब्लैक। तो IND वाली नंबर प्लेट आती है। तो फिलहाल गाइज इसका खर्चा भी बहुत तगड़ा है। अभी टायर मैंने नया डलवाया था ये लद्दाख से आते टाइम, तो ज़्यादा नहीं, इसको 3 या 4 महीने प्रॉपर हुए हैं, 3 या 4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। और ये टायर दोबारा फटना स्टार्ट हो गया। इसका टायर मतलब साल भर भी पूरा नहीं पकड़ता है अगर लोकल टायर आप डलवाते हो। फ़िलहाल मैंने इसमें C8 का डलवाया था। इसमें जो आता है वो ये वाला कंपनी का आता है, दिखाऊंगा वर्सडेन के, ये वाली है, ये वाली कंपनी है वर्सडेन। इसका सेम टायर पीछे आता है, बट वो वाला मुझे मिला नहीं, अवेलेबल नहीं था, तो C8 मैंने डलवा लिया था। सेक्शन वही है 130 वाला, 130/70 और 18 इंचेस टायर है इसका भाई पीछे वाला। सो गाइस कैसी लगी वीडियो बाकी बता देना, जो भी कमी वगैरह, अगर आपको कुछ भी वीडियो के बारे में, इस बाइक के बारे में एनीथिंग, अगर कोई भी क्यूरियोसिटी आपकी रहती है तो बताना ज़रूर यार, क्योंकि ओनरशिप रिव्यू मैंने दिया है इसका कि अभी तक इस बाइक ने कभी धोखा नहीं दिया कहीं पे। धोखा मीन्स हाँ ये था कि कई बार सेंसर वगैरह इसके ऑन हो जाते थे मीटर में, सेंसर लाइक मतलब कि इंजन का सेंसर हो गया, और उनके ना पता क्या है, मतलब समझाना चाहूँगा मैं एक चीज़, वो ऑन कब होते हैं, जस्ट इस गियर बॉक्स के पीछे इसका एक चार्जर यूनिट होता है, वो चार्जर यूनिट लगा हुआ है इसके बिल्कुल जस्ट चेन के मतलब पीछे, आप देख सकते होगे, देखो दिखाऊंगा, जैसे ही आप इस चेन के पीछे ये तार देख रहे हो ना, वो इन तारों में कनेक्टेड है, इस चेन के जस्ट नीचे ये तार है, ठीक है। तो वो जब ख़राब होता है ना, तो आपका बैटरी प्लस इंजन, ये 2 चेक लाइट्स आपकी दिखाना स्टार्ट कर देता है। आपकी बैटरी को ये चार्ज नहीं होने देगा, ऊपर से इंजन इशू ये दिखाएगा कि फॉल्ट वगैरह कुछ ना कुछ है। तो तब ये समझ लेना कि आपका ECU यूनिट जो है, वो ECU नहीं, इसको RR यूनिट बोलते हैं शायद, तो RR यूनिट आपको चेक करवाने की ज़रूरत है। बाकी अभी तक मुझे फ्यूल इंजेक्टर वगैरह ही बोलते हैं कि ख़राब होते हैं इसके वगैरह वगैरह। साल भर हो गया मेरे को भाई, मैं फुल टैंक से नीचे नहीं चलाता इसको, कभी भी इस कंडीशन पे नहीं लाता कि ये छींक मारे। और छींक मारना मीन्स आप सभी को पता है कि जैसे ही एकदम से फ्लो रुक जाता है इंजन में पेट्रोल का भगाने के बाद, और रिज़र्व लेवल से जब नीचे फ्यूल रहता है 3 लीटर से कम, तो मैं हमेशा टैंक फुल रखता हूँ यार, सस्ते में टैंक फुल हो जाता है तो क्यों ना करवाएं, समझे। तो अभी तक ना तो मुझे फ्यूल इंजेक्शन की कमी लगी है कुछ, ना मुझे इसका RR यूनिट का भी कुछ नहीं है, बस हो गया था ख़राब, ठीक है, अपना वारंटी में चेंज हो गया, बात ख़त्म। तो एक इसका भाई सबसे बैड जिसे बोलते हैं वो मेरे को लगा कि इसका एक रेसिंग का सेंसर भी ख़राब है, बट पानीपत से मैंने ऑर्डर करवाया था, उन्होंने किया नहीं। मैंने कम से कम भी उनके पास 15-20 कॉल करी, बट उनसे नालायक निहायती नालायक रॉयल एनफील्ड मेरे को नहीं आज तक दिखा। और पानीपत में भी मोंगा ऑटोमोबाइल्स के नाम से निहायती नालायक रॉयल एनफील्ड वाले हैं, जो भी उनके ओनर है भाई, बुरा मत मानना, आपके मुंह पे बोल रहा हूँ। ये वीडियो शेयर कर देना बेशक, पानीपत मोंगा ऑटोमोबाइल के पास भी, ठीक है, बड़ा निहायती नालायक आदमी है। तो फिलहाल चेन ड्राइव की बात करें, चेन ड्राइव भी प्रॉपर है। ये 15,000 किलोमीटर के आसपास मैंने चला ली है, ज़्यादा ही हो गए हैं क्योंकि आगे वो ख़राब है तो मीटर में नोट नहीं होता रीडिंग, तो कम से कम भी मैंने 25-30 हज़ार तो चला दी होगी ये बाइक। बट अभी तक एक सिंगल इशू मेरे को नहीं नज़र आया, लाइक मेरे को इसको घसीट के ले जाना पड़े कहीं ना कहीं। टायर फट गया था लद्दाख में, वो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये बाइक कहीं पे भी इसने ना तो ऐसा करा कि हाँ भाई चल बिल्कुल चलाने लायक नहीं है, या फिर वॉबलिंग, मतलब थोड़ा बहुत इशू तो था, बट ये बाइक पेंगोंग से मनाली तक पंचर टायर में आई थी, इसका सबूत मैं हूँ। और सच बता रहा हूँ, इतनी तगड़ी पावर है पंचर टायर में भी, ये अच्छी से अच्छी ऊंचाइयों से निकल के आई है। तो फिलहाल गाइज वीडियो करते हैं एंड। फिलहाल हम आ गए अपलोड में अपना हाथी के पास, हाथी मेरे साथी, वो लगा अपना झंडा। तो फिलहाल हम वीडियो करते हैं एंड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।